दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना वैश्विक महामारी से साथ मिलकर लड़ने की अपील की है। जिस पत्र में उन्होंने सरकार की तैयारियों का भी जिक्र करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। नीतीश कुमार ने पत्र में लिखा है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित रखने की सरकार की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर अब तक हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि कोरोना महामारी एक आपदा है और हमने हमेशा कहा है कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। सरकार ने संक्रमण से बचाव और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अब तक 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। नीतीश कुमार ने लोगों को जानकारी देते हुए आगे लिखा है कि अब तक बिहार में 2 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोरोना जांच किए जा चुके हैं। बिहार में 10 लाख की जनसंख्या पर अब तक 1,88,804 जांच किए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बिहार में कोरोना की रिकवरी रेट 97.58% है और राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया और वार्ड सदस्यों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जय मिली जानकारी के मुताबिक नल जल का काम पूरा नहीं करने वाले मुखिया और वार्ड सदस्यों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो मुखिया यूनिटाइजेशन सर्टिफिकेट यानी कि योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी साथ ही साथ नल जल का काम पूरा नहीं करने वालों पर भी FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए है कि बिहार में 1475 वार्ड में गड़बड़ी की सूचना मिली है। जी हां, बहुत जल्द इन पंचायतों में मुखिया और वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई होगी। जिन पंचायतों में नल से पानी नहीं गिरता है तो उसे पूरा नहीं माना जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कई मुखिया और वार्ड ऐसे हैं जो नल जल का पैसा निकाल लिए हैं लेकिन काम को अभी तक पूरा नहीं किया है। जी हां, ऐसे मुखिया पर पंचायती राज विभाग एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द मुखिया पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बिहार पुलिस में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी बिहार पुलिस संगठन में कांस्टेबल की नौकरी के लिए 15 अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। जी केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से वर्ष 2019 में राज्य में पुलिस संगठन में कांस्टेबल के 11,880 पदों पर नियुक्त करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जी हाँ, CSBC में नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया होने के बाद वर्ष 2020 यानी कि साल 2020 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए राज्य के लगभग 12 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। इसके बाद केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से 20 जनवरी 2020 एवं 8 जनवरी 2020 को 2 पाली में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही गर्मी परवान चढ़ने लगी है। जी तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण ग्रामीण इलाकों में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिरने लगा है। जी अगर यही स्थिति बनी हुई रही तो फिर आने वाले कुछ ही दिनों में पीने का पानी का संकट गहरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, नदी तालाब के सूख जाने से पशुओं को भी पिए जल की किल्लत झेलनी पड़ रही है। ये सारी स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है, बल्कि धीरे धीरे आने वाले दिनों में और बदतर होती चली जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना में हर घर नल से जल देने के लिए डीप बोरिंग कराए गए हैं। वहीं इलाके में जल संकट के कारण साधन संपन्न लोगों ने भी अलग से डीप बोरिंग करा रखा है, जिसका उपयोग गृह कार्य में पेयजल के अतिरिक्त खेतों की सिंचाई में भी करते आ रहे हैं। सिर्फ 5 साल पहले बिहार के कई इलाकों में गिने चुने सबमर्सिबल मोटर युक्त डीप बोरिंग हुआ करता था। जो वर्तमान में इसकी संख्या प्रति पंचायत औसतन 40 से अधिक है। इसका सीधा कुप्रभाव यह पड़ता है कि जिन इलाकों में जमीन के नीचे पानी की मात्रा कम है वहां सबमर्सिबल मशीन से पानी निकालने के तुरंत बाद भी सभी कुआं और चापाकल पानी देना बंद कर देते हैं, जिससे चापाकल और कुआं पर आश्रित लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। इनमें पानी का जलस्तर सबमर्सिबल मोटर के बंद होने के 6 घंटे बाद ही मिल पाता है, जिस कारण आपसी विवाद का जन्म होता है और फिर नोक झोंक के साथ मारपीट की घटना भी हो जाती है।
दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच मची रार के बीच यूपी और बिहार के कई जिलों में भी वैक्सीन खत्म हो गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुधवार रात ही कोरोना वैक्सीन खत्म होने के कारण पहले डोज के टीकाकरण रोक दिया गया। जी हां, गुरुवार को वाराणसी से सटे जौनपुर और चंदौली में वैक्सीन खत्म हो गई। मिर्जापुर और गाजीपुर में भी स्टॉक करीब करीब खत्म होने के कगार पर है। जी हां, बिहार के दरभंगा में वैक्सीन खत्म हो गई है। इससे यहां टीकाकरण ठप हो गया है। जी, कुछ अन्य जिलों में भी वैक्सीन लगभग खत्म होने की बात कही जा रही है। दरभंगा में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक समाप्त हो गया है। इस वजह से डीएमसीएच सहित कई केंद्रों पर टीकाकरण ठप हो गया है। दोस्तों, देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रवासी मजदूरों को फिर से घर वापसी की संभावना को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। जी हां, कोरोना के सबसे अधिक मामले वाले राज्य महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों के सभी यात्रियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं और आप बिहार आ रहे हैं तो फिर आपका कोरोना जांच होगा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रखंडों में भी क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने को कहा है। बिहार के लोग देश के करीब सभी हिस्सों में रहते हैं। साल भर पहले कोरोना महामारी के कारण झेली परेशानियों को वे अभी तक भूले नहीं है। कहा जा रहा है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सभी एक बार फिर से अपने घर लौटेंगे। सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों में तो उनके नियोक्ताओं ने ही, यानी कि जहां भी वो रहते हैं, जहां काम करते हैं, उसके मालिक ने ही उन्हें अपने घर लौट जाने को कह दिया है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने भी स्थिति को भांप कर तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कोरोना के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। ऐसे में तय है कि उन राज्यों से बिहार के लोग वापस अपने राज्य लौटेंगे। महाराष्ट्र से आने वाले हर ट्रेन में सवार ऐसे यात्री जो कि पटना और इसके आसपास के रेलवे स्टेशनों पर उतरेंगे, उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने पटना के 4 रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच के लिए व्यवस्था की है। दोस्तों, बिहार में कोरोना ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। जी, पिछले साल तो बर्बादी हो गया है। जी, अब इस साल पर उसकी टेढ़ी नजर है। ऐसे में लोग कोरोना की दूसरी लहर को सुनकर ही गुस्से में आ जा रहे हैं। इसे लेकर कई जगहों पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जी, कई टेंपो वाले सड़क पर उतर रहे हैं तो फिर कई स्टूडेंट यूनियन बवाल कर रहे हैं। 2 दिन पहले सासाराम में छात्र इतने अधिक गुस्से हो गए थे, आक्रोशित हो गए थे कि शहर में जमकर तोड़फोड़ कर दिया। इससे बचने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। जी, मिल रही जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से छात्रों ने गुरुवार को पटना यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा और प्रदर्शन किया। जी हां, लड़कों का कहना था कि शिक्षण संस्थानों को जानबूझकर बंद कराया जा रहा है। जी हां, एआईएसएफ की ओर से कहा गया है कि जब गाइडलाइन के अनुसार चुनाव कराए जा सकते हैं तो फिर कोचिंग संस्थान का संचालन क्यों नहीं। एआईएसएफ ने सरकार से मांग की है कि चुनाव की तरह ही कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को भी गाइडलाइन के तहत संचालन कराया जाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में ज्यादातर 60 से 70% मुस्लिम वोटर हैं। इन वोटरों के बूते कई राजनीतिक दल जीत का ख्वाब देख रहे हैं। यहाँ के मुस्लिम दर्शक कांग्रेस के साथ रहे हैं। जी हां, अब तृणमूल कांग्रेस ने भी यहाँ मुस्लिम वोटरों में अच्छी पैठ बना ली है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच उधर बूंद में फंसे मुर्शिदाबाद के मुस्लिमों के सामने अब ओबीसी की पार्टी का भी विकल्प है। जी हां, जिसके 3 उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं। जाहिर है इससे वोट बटेंगे। जी हां, भाजपा के लिए ये मुफीद माहौल है, भाजपा के लिए फायदा है। वोटों के बंटवारे से उसे कई सीटों पर लाभ हो सकता है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में यहां जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी इसका बखूबी ज्ञान है। चंद दिनों पहले उन्होंने खुलकर कहा है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अगर मुर्शिदाबाद जिले की सभी 22 सीटों से प्रत्याशी हटा ले तो वे बाकी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करने को तैयार है। खैर, तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी तो नहीं हटाया, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने सभी विरोधी दलों के नेताओं को एक पत्र जारी करके लिखा है कि भाजपा को रोकने के लिए उनका साथ दें। यही वजह है कि भाजपा खुलेआम कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और वाम की आपस में साठगांठ है। तभी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां प्रचार करने तक नहीं आते हैं। बहरहाल इनके बीच अंदरूनी जो भी तालमेल हुआ हो, मैदान में उम्मीदवार है तो अब मुस्लिम वोटर अपने हिसाब से तय करेंगे कि वे किनके साथ जाएंगे।
दोस्तों, सरसों का सरकारी भाव भले ही कम हो, लेकिन किसानों को सरसों को प्राइवेट खरीदार हाथों हाथ खरीद रहे हैं। जबकि गेहूं खरीदने के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। मंडी में गेहूं लेकर आए किसानों का आरोप है कि मंडी में एक दिन बाद भी गेहूं खरीदारी नहीं हुई है। उनको ना चाहते हुए भी मंडी में रात बितानी पड़ रही है, जिसके चलते बीमार होने का भी भय बना हुआ रहता है। एक किसान कहते हैं, जिसका नाम राजेश है, वो कहते हैं कि मंडी में सरसों को प्राइवेट खरीदार 5,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक का भाव दे रही है, जबकि सरकार की ओर से सरसों का सरकारी रेट 4,650 रुपए प्रति क्विंटल तक किया गया है। ऐसे में किसानों को प्राइवेट सरसों बेचने से ही मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। पांचों राज्यों में चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दल अभी से ही अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में हुए 4 नगर निगम चुनाव में परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन चारों नगर निगम में बुधवार को मतदान हुआ था, जिसके बाद देर शाम वोटों की गिनती हुई थी। चुनाव परिणाम के मुताबिक कांग्रेस ने यहां धमाकेदार प्रदर्शन किया है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी संजीव चौहान ने बताया कि सत्तारूढ़ भाजपा को मंडी नगर निगम में जीत मिली है और धर्मशाला नगर निगम में वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पलामपुर और सोलन में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करके बहुमत हासिल कर लिया है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि गाड़ी में तेल भराना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। फिर पीएम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर आम लोगों से अंधाधुंध टैक्स वसूल कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्र सरकार की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। फिर पीएम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? खर्चा पे भी चर्चा हो। तेल की कीमत में उतार चढ़ाव को लेकर राहुल गांधी ने कई बार केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा है कि पिछले 4-5 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ रही है, यानी कि तेल की कीमतें बढ़ रही है। दोस्तों, बिहार की चारों स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में सुधार हुआ है। पिछले 3 माह में हुए काम के कारण पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर ने देश के 100 शहरों की रैंकिंग में अपना प्रदर्शन सुधारा है। अप्रैल में जारी नए रैंकिंग में पटना स्मार्ट सिटी का प्रदर्शन बिहार में सबसे बेहतर बना हुआ है, जबकि मुजफ्फरपुर अब भी सबसे नीचे है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा है कि 3 महीने में बेहतर प्रयास से रैंकिंग में सुधार हुआ है। उन्होंने सभी प्रबंधक निदेशकों को टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ काम को और रफ्तार देने का निर्देश दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। जी हां, गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स से पहुंचे, जहां उन्हें कोरोना की दूसरी डोज के रूप में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। जी हां, पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को एम्स में ही लगाई गई थी। इस दिन वे अचानक नई दिल्ली की स्थित एम्स से पहुंचे थे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि आज एम्स में मुझे कोरोना वैक्सीन की मेरी दूसरी खुराक मिली। टीकाकरण हमारे पास संक्रमण को हराने के कुछ तरीके में से एक है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य हैं तो फिर जल्द ही रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवाएं। दोस्तों, कोरोना का संक्रमण काफी तेजी के साथ फैल रहा है। जी अधिकतर राज्यों में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकारों ने सख्ती अपनानी शुरू कर दी है। जी कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। जी इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते कई राज्य सरकारों ने फिर से स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है, तो वहीं कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों का भी बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने 11 अप्रैल तक के लिए 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल को बंद करने की घोषणा की है। पहले यह फैसला 4 अप्रैल तक के लिए ही लागू था, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आचार संहिता के फेर में फिर से चुनाव आयोग के लपेटे में आ गई है। जी टीएमसी नेता ममता बनर्जी को हुगली में चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील करने के लिए चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। जी इस नोटिस में उनसे 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। जी ये नोटिस बीजेपी की शिकायत के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 3 अप्रैल को ममता बनर्जी ने हुगली में तारकेश्वर की चुनावी रैली में
मुस्लिम मतदाताओं से उनका वोट विभिन्न दलों में नहीं बंटने की अपील की थी, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं हाथ जोड़कर अपने अल्पसंख्यक भाई बहनों से अपने मत शैतान को नहीं देने, अपने मत को बंटने नहीं देने की अपील करती हूं। दोस्तों, मौलाना कल्बे जवाद ने महंत नरसिंहानंद सरस्वती के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि महंत नरसिंहानंद जैसे लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यह कल्बे जवाद ने कहा है कि शोहरत के लिए देश में मुसलमानों की भावनाओं को आहत करके उनके खिलाफ नफरत फैलाने का ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ, कभी कोई सरकार से पद पाने के लिए तो कभी कोई सरकारी सुरक्षा हासिल करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जी, पैगंबर हजरत मोहम्मद का अपमान करना देश में अशांति फैलाने का प्रयास है। अगर कोई मुसलमान किसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो फिर उसे भी तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जब कोई मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देता है तो उसे सरकारी कड़ी सुरक्षा प्रदान करती है और पद भी देती है। जी, उन्होंने वसीम रिजवी के खिलाफ भी अब तक कार्रवाई न होने पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लोगों को प्रोत्साहन करना गलत है और इससे देश की गंगा जमनी सभ्यता को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ ही खाद्य पदार्थों की कीमत में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आम लोगों का घरेलू बजट नहीं संभल रहा है। इन दिनों दालों की बढ़ती कीमत से आम लोग परेशान हैं। इन दिनों अरहर दाल की कीमत में सबसे अधिक उछाल देखा जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग की थाली से अरहर दाल गायब हो रहा है। लोग महंगाई को लेकर अपने बजट में कटौती कर रहे हैं। 1 किलो की जगह 500 ग्राम दाल लेते हैं। अरहर दाल की आदत घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। बच्चे अरहर की जगह अन्य दाल पसंद नहीं करते हैं। महंगाई के बाद भी बच्चों के लिए कम मात्रा में दाल की खरीदारी करते हैं। एक गृहिणी है जिनका नाम पूनम देवी है। उन्होंने बताया कि दाल के साथ साथ चना मटर की कीमत भी अब रुला रहा है। जी हां, दाल और सब्जी का वैकल्पिक चना मटर की खरीदारी भी काफी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है और अभी भी 5 चरणों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच एआईएमआईएम ने भी चुनावी मैदान में प्रवेश कर लिया है, मगर उन्हें ममता सरकार ने बड़ा झटका दिया है। एक न्यूज चैनल के खबर के मुताबिक दावा किया गया है कि आज ही मुर्शिदाबाद के भरतपुर में होने वाली असद ओवैसी की रैली में परमिशन खारिज कर दी गई। जी हाँ, जानकारी के अनुसार ओवैसी के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने को कहा गया और अनुमति आखिरी मोमेंट पर रद्द कर दी गई। ऐसे में अब होने वाली सभी रैलियों को रद्द करा दिया गया है। पार्टी का प्रयास है कि अगले 2 दिन में होने वाले कार्यक्रम जारी रहेंगे। दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार की पार्टी को समर्थन देने को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, अधीर रंजन चौधरी ने इलेक्शन बाद टीएमसी को सपोर्ट के सवाल पर कहा कि यह सवाल एक कल्पना है। जी हां, चुनाव बाद किसे समर्थन देना है और किसे नहीं, यह संयुक्त मोर्चा के लोग तय करेंगे। जी हां, अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर बंगाल में सरकार बनाए। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यह प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि बंगाल में चुनाव के बाद एक संभावना यह भी हो सकता है कि बंगाल में संयुक्त मोर्चा सत्ताहीन हो और तब ममता बनर्जी इस गठजोड़ के साथ आ जाए। जी, राजनीति में कुछ भी संभव है, इसीलिए भविष्य में क्या होगा इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जी, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य वर्तमान में चुनाव जीतने की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों ही नहीं बल्कि राज्य पुलिस को भी सख्ती दिखानी चाहिए। अपेक्षित तत्परता दिखाते हुए पुलिस को भी हिंसक और अराजक तत्वों से निपटनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा है कि सफल लोग हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। दरअसल बातचीत के दौरान एक छात्र द्वारा पीएम मोदी से प्रश्न पूछा था कि अगर विषय कठिन हो तो फिर क्या करे। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर विषय में पारंगत नहीं हो सकते हैं। पीएम मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का उदाहरण भी दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि जो लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं वे हर विषय में पारंगत नहीं होते हैं, लेकिन किसी एक विषय पर उनकी जबरदस्त पकड़ होती है। लता दी को देखिए, अगर कोई कक्षा में भूगोल पढ़ाने के लिए कहता है तो फिर वह ऐसा करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन संगीत में वह एक मास्टर है। जी हां, संगीत के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और अपनी कला की वजह से दुनिया में प्रसिद्ध है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शिक्षक के सवाल का जवाब भी दिया।
जी हाँ, और कहा कि बच्चों को अपेक्षित कठिन विषयों के लिए कैसे तैयार किया जाए। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यदि आपके पास स्टडी के लिए 2 घंटे हैं तो प्रत्येक विषय का उसी तरीके से अध्ययन करें। अगर पढ़ाई की बात हो तो फिर सबसे पहले कठिन विषय लें। अगर आपका दिमाग ताजा है तो फिर सबसे पहले कठिन विषयों को पूरा करने की कोशिश करें। यदि आप मुश्किल को हल करते हैं तो फिर सरल और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की योजनाओं के काम में जन सहभागिता सुनिश्चित हो। स्मार्ट सिटी के लिए बिहार के 4 शहर पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर चयनित है। यह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने माना है कि स्मार्ट सिटी के लिए बड़ी योजनाओं को काम में पहले ही अनावश्यक विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि अब आवश्यकता है कि स्मार्ट सिटी की सभी योजनाएं मिशन मोड में संचालित हो। दोस्तों, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी के साथ फैल रही है। जी हां, बिहार के दरभंगा में बुधवार को 1 दर्जन से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जी हां, बैंक ऑफ इंडिया के लाल बाग शाखा की एक बैंक कैशियर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके कारण ब्रांच मैनेजर ने एहतियात बरतते हुए बैंक शाखा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। जी हां, कल बैंक ऑफ इंडिया लाल बाग शाखा की एक कैशियर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों में हरकंप मच गया। जी हां, कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद बैंक की एक शाखा को बंद कर दिया गया। इसकी वजह से ग्राहकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक के एक उपभोक्ता सुरेश झा ने कहा है कि बैंक में जरूरी काम से आए थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद इसे बंद ही कर दिया गया है। दोस्तों, एक बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण जिले से आ रही है, जहां बेतिया एसपी ने 2 दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, रिश्वतखोरी के मामले में इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कप्तान ने यह बड़ा कदम उठाया है। जी हां, कल बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने 2 दारोगा समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। बेतिया नगर के छावनी आरओबी के पास रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कप्तान ने यह कठोर कदम उठाया। जी हां, बताया जा रहा है कि गिरफ्तार रक्षा वाहिनी के 2 जवान और 1 महिला सिपाही भी शामिल है, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। दोनों होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से वंचित किया गया है। जी बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि मंगलवार को एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में देखा गया है कि पुलिस पदाधिकारी रिश्वत ले रहे थे। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे को जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, मार्च में होली के दिन मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पिछले दिनों जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी जाने पर जेडीयू ने सवाल उठाया और सरकार का पक्ष रखा। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि सरकार पर आरोप लगाने वाले लोग जरा पुराने इतिहास को भी याद कर लें। लालू राबड़ी के शासनकाल में 118 नरसंहार हुआ। उस वक्त अपराध करने के बाद अपराधियों का पनाह स्थल एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास होता था, जहां अपराधियों को बचाया जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराधी यदि पाताल में भी रहेंगे तब भी वहां से ढूंढ निकाला जाएगा। मधुबनी हत्याकांड में भी यही हुआ। मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित 5 अपराधियों को खोज निकाला गया, जो आज सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, पूर्व मंत्री और राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा है कि महमदपुर सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ 10 अप्रैल को मधुबनी बंद रखा जाएगा। इससे पहले 9 अप्रैल को जिलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 8 अप्रैल को जिले के प्रखंडों में महागठबंधन के साथ ही प्रस्तावित मधुबनी बंद और मशाल जुलूस की तैयारी के लिए बैठक करेंगे। वह बुधवार को जिला अतिगढ़े में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पूर्व मंत्री ने कहा है कि इस घटना पर नीतीश सरकार मौन है। यह सरकार की विफलता है। इसकी कोर्ट में मॉनिटरिंग में एसआईटी से हो। साजिशकर्ता के कॉल की भी जांच हो। घटना से बिहार शर्मसार है। पीड़ित परिवार को राजद ने आर्थिक सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगी।
दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में पंचायत चुनाव टल जाएंगे। इस सवाल को लेकर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को तय करना है कि चुनाव कब कराना है। जी हां, दरअसल बिहार में मुखिया सहित त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव का मामला राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम के फेज 2 और फेज 3 के इस्तेमाल पर अटका है। जी हां, अटका है। मंत्री ने कहा है कि जब चुनाव आयोग तय करेगा तो फिर हम चुनाव कराएंगे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी कि योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि नल जल योजना के अंतर्गत जिन पंचायतों में यदि नल से पानी नहीं गिरता है तो फिर उसे हम पूरा नहीं मानेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 1475 वार्ड में गड़बड़ी की सूचना मिली है। इन सभी वार्ड के मुखिया और अन्य लोगों पर एफआईआर करके सुनिश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को यह निर्देश जारी कर दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों और फिर ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए होने वाले निर्वाचन में यानी कि चुनाव में विभिन्न पदों को डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी एक ही है। बंगाल में अब चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। इस चरण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है। अब ओवैसी ने पलटवार करते हुए मोदी और ममता बनर्जी को एक जैसा बता दिया है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंगाल के मुस्लिम विकास चाहते हैं, ना कि पीएम मोदी और फिर ममता बनर्जी एक ही है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में दलितों को धोखा दिया। टीएमसी को लगता है कि मुस्लिम उनका वोट बैंक है। मैं एक सांसद के रूप में नंदीग्राम आंदोलन का हिस्सा था और उन्होंने मुझे कई बार धन्यवाद दिया, लेकिन अब वह मुझे बीजेपी की बी टीम कह रही है। जी, उन्होंने गुजरात दंगों में चुप रहने के लिए कैबिनेट बर्थ के लिए सम्मानित किया गया था। जी, अब वे मंत्र जप रही है और आरोप लगा रही है। जी, सब वोट के लिए नाटक है। इसके अलावा ओवैसी ने बंगाल के बाद यूपी चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं। जी, उन्होंने कहा है कि मैं यूपी को लेकर भी आश्वस्त हूं और चुनाव के लिए बड़ी योजनाएं हैं। यूपी चुनाव में हमारी बड़ी हिस्सेदारी होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। जी, पार्टी के उत्तर दिनाजपुर के इटाहार से सिटिंग विधायक अमल आचार्य जी ने पार्टी छोड़ दी है। आचार्य जी ने इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री देवेश्वरी चौधरी के सामने बीजेपी में शामिल हो गए। जी, बताया जा रहा है कि उत्तर दिनाजपुर में पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है। मिली जानकारी के अनुसार टिकट नहीं मिलने से नाराज अमल आचार्य जी ने टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जी, उत्तर दिनाजपुर में 6ठे चरण में चुनाव होने हैं। टीएमसी ने यहां पर इस बार मुशर्रफ हुसैन को कैंडिडेट बनाया है। अमल आचार्य जी इसी से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न राज्यों में जारी चुनाव के दौरान किए जा रहे प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से बनाने के लिए अनुरोध को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मोदी सरकार और चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि जब मास्क न पहनने पर जनता जुर्माना दे रही है तो फिर आप लोगों पर यह नियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए। जी हां, कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से गुरुवार को जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके उनका जवाब मांगा है। दोस्तों, सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उनके रिन्यूअल करवाने के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। इस नए नियम के मुताबिक लर्नर लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उनके रिन्यूअल के लिए किया जा सकेगा।
दोस्तों बिहार सरकार इस कोशिश में लगी है कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी पूरे देश में एक समान हो। अभी प्रत्येक राज्य में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को अलग अलग दर पर भुगतान किया जा रहा है। जी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार इस संबंध में पहल कर रही हैं। वे दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार से इसको लेकर बातचीत करेंगे। बिहार में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में 1 अप्रैल से 4 रुपए की वृद्धि भी प्रभावी हो गई है। अब 194 रुपए के स्थान पर प्रतिदिन 198 रुपए का भुगतान किया जाएगा। जी सरकार ने बहुत पहले ही इसकी मंजूरी दी थी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कई राज्य में मजदूरी दर अधिक है। यदि ये समान हो जाएगा तो फिर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मनरेगा मजदूरी को एक रूप करने को लेकर वे केंद्र सरकार से संवाद कर रहे हैं। जी जल्द ही पत्र लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की भी जाएगी। दोस्तों भारत में कोरोना के मामले 1.25 लाख रोजाना से भी ऊपर हो गए हैं। जी ऐसे में कोरोना के कहर के बीच 4 मई से होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर बोर्ड परीक्षा टालने को लेकर हैशटैग चलाया जा रहा है, जिसमें लिखा जा रहा है कि हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021। दूसरा हैशटैग है कि हैशटैग कैंसिल आवर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 और हैशटैग कैंसिल बोर्ड 2021 का अभियान चल रहा है। हालांकि अब बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई ने स्पष्टीकरण दे दिया है। एक न्यूज चैनल में बातचीत में सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा तय समय पर ही होगी। फिलहाल बोर्ड परीक्षा शेड्यूल में बदलाव करने को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। कोरोना के दौरान सुरक्षित वातावरण में परीक्षाएं कराने को लेकर बोर्ड और स्कूल की ओर से तैयारियां की जा रही है। इतना ही नहीं, छात्रों और अभिभावकों की ओर से भी परीक्षा कराए जाने को लेकर सकारात्मक रुख देखा जा रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।